नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। आज के न्यूज रूम लाइव में हम बात करेंगे देश के कुछ मुद्दों पर। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। कल ही एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अलवर में एक किशोरी के साथ रेप किया गया। वही दूसरी बात अगर कांग्रेस सरकार की करे तो कांग्रेस सरकार अगर यूपी चुनाव को मुद्दा बनाया है लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, और वही दूसरी तरफ अगर राजस्थान सरकार में देखा जाए तो गैंगरेप का एक और मामला सामने आया। ऐसे में लड़की तो लड़ सकती है, दूसरी तरफ नारा दे रहे हैं और एक तरफ जो है ये गैंगरेप का मामला सामने आया। तो इसी ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ जो है अलवर की घटना, जो कि बहुत ही दयनीय घटना थी, और लड़की जो है जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती है। लड़की के साथ ही बहुत ही हैवानियत तरीके से गैंगरेप किया गया, और इस मुद्दे पर हमारे साथ आज बात करने के लिए ऋतुश्री मौजूद है। ऋतुश्री, जिस तरीके से राजस्थान सरकार बड़े बड़े वादे करती है और नारे सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने दावा भी किया है कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, दूसरी तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार के राज में अलवर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तो ऐसे में क्या राजस्थान की महिलाएं सुरक्षित है या नहीं, इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। राजस्थान की सरकार, जो राजस्थान की महिलाएं और बच्ची है, चाहे छोटी बच्ची हो, पैदा होती बच्ची, उस तक को आजकल लोग नहीं छोड़ते। और ऐसा भी देखा गया कि इस बार जो है गैंगरेप के मामले में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये चीज भी नोटिस में आई है। और लड़कियां, चाहे राजस्थान की बात की, पूरी दुनिया में लड़कियां कहीं सेफ नहीं है। चाहे कहीं और जगह की, मध्य प्रदेश की बात करो, यूपी की बात करो, कहीं पर भी लड़कियां सेफ नहीं है। और जो ये मामला आया था, चाहे अभी हम भी ऑफिस के अंदर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी जब रात को जाते तो हमें भी डर सा रहता है कि मैं सेफली घर पहुंच तो पाऊंगी, क्योंकि रोड पर इतने लोग जाते रहते हैं, हर कुछ बोल के चले जाते, तो उस टाइम भी डर सा लगने लग जाता है कि मैं बस फटाफट से घर पहुंच जाऊं। क्योंकि बसों में भी आजकल लड़कियां सेफ नहीं है, चाहे बस पूरी भरी रहती, लेकिन उस बस में भी लड़कियां सेफ नहीं रहती जी। और जो अलवर का मामला है उसके अंदर भी एक वो लड़की बोल नहीं पाती सर जी, और वो बोल नहीं पाती, और वो अपनी जो दर्द है वो बता नहीं पा रही है। वो सिर्फ माँ और पा ही बोल पाती है, और वो अपना दर्द बता नहीं पा रही। तो पुलिस प्रशासन को भी एक ये है कि अब इसकी जानकारी कैसे जुटाए उस लड़की से। अगर वो कुछ बोल पाती है, कुछ बता पाती है, तो एक रहेगा कि हाँ, हम उन जो दरिंदों को पहुंच पाएंगे। अब उसका थोड़ा ठीक होने का इंतजार करें कि थोड़ा ठीक हो, तो वो इशारों में कुछ चीज अपने घर वालों को समझा पाए। और अभी वो थोड़ी ठीक है, और जो है उसका बहुत ज्यादा गंदी तरीके से उसके साथ हालत कर दी गई है। उसकी जो दरिंदे थे उन्होंने हालत कर दी उसकी। और उसके बाद अलवर में भी उसकी जो इलाज के दौरान वो ठीक नहीं हो पाई। उसके बाद उसको मतलब इतना खून बह रहा था उसके बॉडी में से, उसी हालत में उसको जयपुर लाया गया। उसके बाद कम से कम 6-7 डॉक्टरों की टीम ने जाके उसको संभाला है। तो अब थोड़ी बच्ची का है कि वो थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी तक पुलिस जो आरोपी थे उनको ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं ये तो एक अलवर का मामला है, लेकिन ऐसे ही कई मामले सामने आते हैं जहां मन चले लड़कियों को छेड़ते हैं। मन चले जो है, आप देखते हो कि सुनसान रास्तों पर जो रहता है कि रोड लाइट भी लगभग ठीक नहीं होती, भीड़ भाड़ जहाँ नहीं होती वहाँ अक्सर ऐसे मनचले या शराबी मिल जाते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर, ये चीज़ तो मेरे साथ भी हो रखी है एक्चुअली। कभी मैं जब साइकिल से मेरे जब ट्यूशन पर जाती थी तो मेरे पीछे भी मतलब कुछ भी लोग बोल के चल जाते, इवन दो अभी भी ऐसा हो जाता है। ये कॉमन है सभी के लिए, ये कॉमन है सभी भी। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगी कि लड़कियां अपने आप को एकदम सतर्क रखें। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप उस टाइम हल्ला मचा दो, आप हल्ला मचा दो, या आप ही अपनी चप्पल उतार के उस इंसान को मारो। ये नहीं कि आप एकदम सहम सी जाओ और डर के मारे आप भाग रहे हो, जल्दी जल्दी चल रहे हो, तो ऐसे में वो आपका पीछा भी करेंगे। और अगर आप बाई चांस चलते चलते आप कोई सुनसान रास्ते में आ गए या भटक गए रास्ता, तो ऐसे में आप उन लोगों का शिकार हो जाओगे। वो आपको ऐसा समझेंगे कि ये कुछ बोलेगी नहीं और आपके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सहन नहीं करना है, सहना नहीं है आपको। आप उस टाइम शोर मचाइए, आपके पास जो भी लोग हैं आप उनको बुलाइए, आप अपने पास हेल्पलाइन नंबर रखिए, मोबाइल रखिए, कैसे ना कैसे करके उस टाइम शोर मचाने की कोशिश करिए। जो भी आसपास लोग होंगे, चाहे उसमें से 4 लोग आपकी मदद करें, लेकिन उस टाइम वो आपकी मदद जरूर करेंगे। और कहीं ना कहीं आपकी बहादुरी देखकर जो आरोपी है, जो दरिंदे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी एक डर बैठेगा कि ये जो लड़की है आवाज उठा सकती है, ये चुपचाप सहन करने वाली नहीं है। तो अपनी आवाज बुलंद रखिए। आपकी आवाज की बुलंदी ही आपको इस कलयुगी दुनिया के अंदर आपको जिंदा रख सकती है।
और ऐसे दरिंदों को सजा दिला सकती है। आप अगर बात करें जो सड़कों की बात नहीं है, वर्क एरिया में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कोई किसी भी तरीके से लड़कियों को छेड़ने या परेशान करने की कोशिश करता है। ऐसे में लड़कियों को चाहिए कि वो किसी भी तरीके से सहमे नहीं, डरे नहीं और इसका पुरजोर विरोध करें, ताकि आरोपी जो है आरोपी को मौका ना मिले किसी भी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने का। जैसा कि अलवर की घटना हुई है, लड़की मुखबधिर थी और ग्रुप गैंगरेप का ये मामला है। लड़की कुछ बोल नहीं पा रही है, ऐसे में पुलिस को भी सुराग जुटाने में मदद नहीं मिल पा रही। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के राज में ऐसा हुआ है और पहले भी ऐसे केस आ चुके हैं। सरकार आरोपियों को पकड़ती है, सजा दिलवाती है, लेकिन सजा का जो सिस्टम इतना लंबा होता है कि जब तक तो कोई ना कोई आरोपी, गैंगरेप का आरोपी राजनीति में चला जाता है, कहीं ना कहीं बरी हो जाते हैं। ऐसे में जो पीड़ितों को न्याय है बहुत ही लंबे समय बाद मिलता है। वैसे राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार ने निर्भया स्क्वाड बनाया है गैंगरेप के मामले को देखते हुए, और निर्भया स्क्वाड भी अपना काम अच्छे से कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जागरूकता की कमी है, सुनसान एरिया है। ऐसे में कई मंचले जो है शराबी है जो हर जगह मिल जाते हैं। आप ये भी देखिए कि जयपुर में जगह जगह पर जो है शराब के ठेके हैं, हर कोने में, हर बस्ती में, हर सुनसान एरिया में शराब के ठेके मिलेंगे। इसमें शराबी भी वहां पर एक्टिव रहते हैं और जो लड़कियां रोज अपने काम पर जाती है, वर्क प्लेस से आती जाती है, तो उनको भी ये यहाँ परेशानी का सबब देखने को मिलता है, क्योंकि ये शराबी और ये जुआरी जो भी है लड़कियों को परेशान करते हैं। तो ऐसे में लड़कियों को भी सतर्क होना पड़ेगा और लड़कियों को भी अपने अंदर ऐसा जज्बा लेके आना पड़ेगा, जब भी उनके साथ कोई भी ऐसा अत्याचार हो तो वो अपनी आवाज बुलंद कर सके। तो ये तो राजस्थान कांग्रेस सरकार की बात, कांग्रेस सरकार में इतना बड़ा जो है रेप कांड हुआ है और देखते हैं कि आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो लड़की को है इंसाफ मिले। अब बात करते हैं केंद्र की। तो अगर जो अभी बात करें देश की, तो देश में 5 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव का प्रोसेस चल रहा है। अगर यूपी चुनाव की बात करें तो यूपी चुनाव में कांग्रेस सरकार ने जो दावा, जो अपना जो कार्ड खेला है कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, ऐसे में उन्होंने जो 100 सीटों का ऐलान किया है, उसमें से 150 सीटों का ऐलान किया है, 100 सीटों का। इस पे हम कासिम से चर्चा करेंगे कि जो इसमें लड़कियों को 50 सीटें दी गई। तो कासिम, जहां पर कांग्रेस सरकार ने लड़कियों को प्रबल दावेदारी के रूप में जो है चुनाव में झोंक दिया है और यह आशा की है कि जो लड़कियां जो है वो ये कहीं ना कहीं यूपी चुनाव कांग्रेस को जिताएगी। तो इस पे आप और क्या अपडेट है और आप क्या कहना चाहेंगे? जावेद जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब ये नारा सामने आया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो लोगों के जहन में ये बात सिर्फ सियासत को नहीं थी कि हम सिर्फ सियासत में ही अपना कदम जमाएंगे या लड़ सकती हैं, ये था कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो कहीं ना कहीं जब से मैंने ये सुना आज के जो गैंग रेप हुआ है, तो उस तरफ से जो है प्रियंका गांधी ने 50 लोगों को जो है टिकट दिए, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि सिर्फ सियासत तक ही महदूद जो उनको आज़ादी दी गई है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यानी कि सियासत ही में। उसके अलावा वो खुद की प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात नहीं, जैसे अगर कोई लड़की, अगर जैसे प्रियंका गांधी ने 50 लड़कियों को टिकट दिया, ऐसे में अगर ये लड़कियां जीत जाती है तो कहीं ना कहीं ये लड़कियां एक पावर में आएगी और इसी पावर का इस्तेमाल करके आगे ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं जो लड़कियों के लिए फायदेमंद। अगर हम ये देखेंगे अगर इसको हम पॉलिटिकली नजरिए से अगर हम इसको देखेंगे, तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि यूपी के अंदर जो है 50 औरतों को जो है टिकट मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग जीत कर पावर में आएंगे तो मुझे लग रहा है कि औरतों को जो है जो एक वुमेन एम्पावरमेंट है तो उसको काफ़ी तरजीह मिलेगी। और कहीं ना कहीं खबरें ये भी आ रही है कि जो यूपी चुनाव में जो बीजेपी सरकार के अंदर जो औरतें जो पीड़ित थी, जो परेशान थी, चाहे उन्नाव गैंगरेप का मामला हो या किसी न किसी समस्या से परेशान थी, उन लड़कियों को ज्यादा फोकस किया गया, उन्हीं में टिकट दिए गए। ज्यादातर जो इसमें जिनके साथ कुछ न कुछ जुल्म हुआ है उन लोगों को जो है, उन लड़कियों को, उन औरतों को जो है टिकट मिला है। तो ये एक तरीके से जो है पॉजिटिव मैसेज है कांग्रेस सरकार की तरफ से, जैसे कि प्रियंका गांधी ने इन लोगों को टिकट देकर एक ये इतिहास कायम कर दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो जिस तरीके से यूपी चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा मुद्दा कांग्रेस ने चुना है और हो सकता है कांग्रेस यहाँ पर विजय प्राप्त कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो कांग्रेस ने इतना अच्छा हथियार लिया है, लड़कियों तो लड़ सकती हूँ के दम पर चुनाव लड़ाया और वाकई में उन्होंने 50 लड़कियों को टिकट भी दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बुरी खबरें लगातार बीजेपी के लिए आ रही। बीजेपी के जितने भी जो नेता है वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। आज भी 10 नेताओं का
जो है जाने का खबरें सामने आई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फैजान अशरफ हमसे जुड़ चुके हैं। फैजान, जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान पे नुकसान हो रहा है चुनाव से पहले, तो ऐसे में क्या और खबरें सामने आ रही है? सर देखिए, चुनाव आते ही योगी आदित्यनाथ जी ने सुना होगा आप लोगों ने कि कहा कि हम सरकार बना रहे हैं जी। तो वो ऐसा तो कहने को सब कोई कहता है हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन इतने जो है कॉन्फिडेंस के साथ योगी जी ने कहा था कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाई तो ये पड़ रहा है कि जिस तरह से 3 बड़े मंत्री के साथ साथ 11 विधायक ने उनका साथ छोड़ दिया है और पार्टी से निकल के कहीं अलग चले गए हैं। तो इससे तो यही लगता है कि पार्टी के लोगों को लग रहा है कि महज ये बातें हैं, हवाई की बातें, सरकार तो इनकी आनी नहीं है। क्योंकि फैक्टर आप देखिए कि ये हर महाज पर फैल रहे हैं। चाहे कोरोना का मामला हो, आपने देखा होगा गंगा में लाशें बहती हुई नजर आई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और चाहे इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा मामला, लॉ एंड ऑर्डर का यूपी में जंगल राज बना के रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई अमेच्योर इंसान को दे दिया गया हो सत्ता की बागडोर और वो संभाल नहीं पा रहा हो, यानी कि एकदम जैसे एकदम नौसिखिए के तौर पर ये ट्रीट कर रहे थे। इनको हुकूमत का काम ही जैसे चलाना नहीं आता। तो हर महाज पर ये कहीं ना कहीं फैल रहे हैं और इसका यकीन उनके मंत्रियों को भी और उनके विधायकों को हो चुका है, भली भांति हो चुका है। इसीलिए उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी जो रोटी जो है, उनकी दाल जो है गलने वाली नहीं है। और कहीं ना कहीं गठबंधन भी किया है यूपी में योगी सरकार ने। वो उनके गठबंधन होते हैं, वो इतना शो भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो दिखाना होता है कि शेर अकेला आता है। ये तमाम तरह के उनके जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं एडवर्टाइजिंग के स्तर पे करते हैं, इससे उनका विज्ञापन होता है, पार्टी का वो बढ़ता है। और इसके अलावा वो जब बताइए इनका स्तर इतना गिर सकता है कि धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण देते हैं, एक विशेष तबके के खिलाफ आग बकते रहते हैं, इतने भड़काऊ भाषण देते हैं। तो इनका स्तर तो बहुत गिरा हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनसे तो कोई खास उम्मीद नहीं। कहीं ना कहीं विकास मुद्दा नहीं रहता है और ये जो है धार्मिक जो बातें होती है, धार्मिक बातों को लेकर विकास को तो सिर्फ एक बहाना बनाया जाता है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पर जीत रहे हैं। लेकिन उसके पसे पर्दा इतनी मतलब घटिया हरकतें करते हैं ये कि मतलब धर्म का कार्ड खेलते हैं, क्या करते हैं, फिरका परस्ती फैलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ विकास का एक मुखौटा लेकर के बनाए हुए हैं। बाकी इनका दर हकीकत इनका विकास का मुद्दा है ही नहीं है। और बात करें अगर हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। कांग्रेस आज तक वहाँ हुकूमत बना भी नहीं पाई है। इससे पहले इन्होंने सपा से गठबंधन करके जिस तरह से चुनाव लड़ा था, सपा की लुटिया डुबो दी थी इन्होंने। लेकिन मैं इस बार कहना चाहता हूँ कि सपा ने आखिर इस बार क्यों गठबंधन नहीं किया? भाई एक ही बार में आप हार कैसे मान गए? कांग्रेस को सपा के साथ आना चाहिए था, सरकार बनानी चाहिए थे। लेकिन उनको भी मालूम था कि हम इनके साथ आए, पिछले बार तुम्हारी लुटिया डुबाई थे, इस बार भी डुबा देंगे, इसलिए उनसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं है सपा को। जी। इसलिए और प्रियंका गांधी का जो फैसला है, ठीक है, अच्छा बात है, महिलाओं के लिए अच्छी बातें कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया कि महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो हम बात करते हैं बुल्ली बाई की महिलाओं की, जिनकी फोटो को नीलाम किया गया। क्या वो महिला नहीं है? वो नहीं लड़ सकती हैं? अगर वो इस तरह की बात करें तो क्या मीडिया इस तरह की आवाज़ उठाएगा, वायरल करेगा? लेकिन नहीं, वो एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, इसलिए उनकी तो छोटी बात भी बड़ी होती है। जिस सेंटेंस से कोई मतलब भी नहीं होता उसको ही मीडिया जो है हेडलाइन बना देता है। तो ये सब बातें समझने की मैं यूपी की आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं भी उत्तर प्रदेश के अमेठी से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे भी उत्तर प्रदेश के लोगों के तई दर्द है, कुछ हमदर्दियाँ हैं। तो मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप इस बार एक नए चेहरे का इंतखाब करें। बहुत हो गया कांग्रेस तो आई नहीं, बहुत हो गई बीजेपी और ये मायावती और सपा, बहुत हो गया, देख लिया आपने। आप एक नए चेहरे को आजमाएं। नए चेहरे के तौर पर आम आदमी पार्टी भी उतर रही वहाँ पे। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर सीटें देखी जाए तो पूरी सीटें बहुत कम है। जैसे मैं कहा, असल में आम आदमी पार्टी अभी शुरुआती इनिशियल स्टेज पर है, उतर रही, उसने शुरू किया। तो पंजाब में तो ताकत उन्होंने दिखाई है, पंजाब में पूरी पावर के साथ लड़ रही है। लेकिन यूपी के आवाम को यही अपील करूंगा कि आप उनको एक बार ये एतमाद दिलाएं, एतमाद मिलाएं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपने उनका काम दिल्ली में देखा हुआ है, वो जनता के लिए काम बेहतर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता, आपका कहना है कहीं ना कहीं जनता एक तीसरा ऑप्शन ढूंढ रही है। यूपी में जहां देखा जा रहा था सिर्फ बीजेपी या गठबंधन की सरकार या सपा व कांग्रेस हो, तो महागठबंधन की सरकार चलती थी, कभी बीजेपी की सरकार। जनता को तीसरा ऑप्शन चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही सरकारें धार्मिक मुद्दों पर अपना चुनाव लड़ती है, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है। कहीं भी विकास का यहाँ मुद्दा नहीं होता। आज 5 साल हो गए हैं यूपी सरकार को, लेकिन विकास कहीं भी नहीं है। हर तरफ जो इसी की हवा का रुख इनके नेताओं को मालूम चल गया है और ये नेता जो है पार्टी छोड़ के जाने लगे हैं। ऐसे में बीजेपी ने गठबंधन भी किया है कुछ पार्टियों के साथ। और अगर जहां यूपी चुनाव की बात करें तो साथ साथ में कोरोना भी है। वहां एक आम आदमी के लिए कोरोना गाइडलाइन का तो जो नेता है, राजनेता है, पार्टियां है,
ये नियम कायदे कानून बनाती है सरकारें, लेकिन जहां अगर पॉलिटिक्स की बात आ जाए, जो रैलियों की बात आ जाए, तो वहां पर ये कोरोना गाइडलाइन देखने को नहीं मिलती है। ऐसी कई सभाएं होती है चुनाव में, कई जन रैलियां होती है जहां पर कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। और दूसरी बात अगर करें त्योहारी सीजन की, तो त्योहारी सीजन में भी इन दिनों जयपुर में तो खुलेआम जो है कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हिमांशी जुड़ चुकी है। हिमांशी, जिस तरीके से कोरोना जो है अनकंट्रोल हो गया, कोरोना के केस लगातार आ रहे हैं, राजस्थान में अगर कल के केसों की बात करें तो इन्होंने आंकड़ा खोल रखा है, 9,488 नए कोरोना रोगी मिले थे। और जयपुर में अगर बात करें 3,659 केस थे। तो 3,659 केस कल जयपुर में थे, आज भी केस बढ़ के आएंगे। लगातार दुगनी तिगनी रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व कल बनाया जाएगा। तो आज हमारे हिमांशी जी ने बात करेंगे। हिमांशी जी आज रिपोर्टिंग में थी, तो उन्होंने किस तरह का माहौल देखा जयपुर की जनता में? देखिए, लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी और लोग इतनी लापरवाही से मतलब पतंगे खरीद रहे थे। दुकान वाले भी उनको ये नहीं कह रहे थे कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े रहो या फिर मास्क लगाइए। और जैसे ही मैं कैमरा लेके जा रही थी तो लोगों के पास जो भी गमछा वगैरह जो भी होता था उसको मुंह पे लगा लेते थे, और जैसे ही कैमरा हटता था वो उसको हटा लेते थे। ये लोगों की लापरवाही थी, जिसके कारण आप आंकड़े देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं। मौत के आंकड़े भी आने लग गए हैं अब तो। और बिल्कुल, बीकानेर में अगर आप देखें तो 495 है, जयपुर में 3,659 सबसे ज्यादा अगर जो कारण है जयपुर में कोरोना फैलने का, वो लोगों की लापरवाही है। वो लोग मास्क नहीं लगा रहे, और सबसे ज्यादा आंकड़े अगर किसी जगह के आ रहे हैं तो जयपुर के आ रहे हैं। और जयपुर की जनता ही जो है बिल्कुल ही कोरोना को लेकर सतर्क नहीं है, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है जिसकी वजह से कोरोना इतना फैल रहा है, तो क्या आपने जो मार्केट में देखा, जो कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से फॉलो कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद था, या उन्होंने भी कुछ लोगों को कुछ जागरूक करने के लिए अनाउंसमेंट चल रहा था? नहीं, वहां पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं था। वहां पे लोगों ने जबरदस्त तरीके से भीड़ लगा रखी थी, लोग आ रहे जा रहे थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी। जिस तरीके से जो कोरोना की फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, जहां पुलिस प्रशासन लोगों को अनाउंस कर रहा था बार बार कि कोरोना गाइडलाइन के ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वही अगर तीसरी वेव की बात करें जहां लगातार केस बढ़ रहे, केस बढ़ने के बाद भी लोग तो जो है समझ नहीं पा रहे कोरोना को कि कोरोना भी कोई बीमारी है, हमेशा होता है। सेकंड वेव में भी इसका खामियाजा हमने भुगता है, काफी जाने गई, काफी लोग बीमार हुए, काफी लोगों को कोरोना ऐसी बीमारियां छोड़ गया, लाइलाज बीमारियां जो उन्हें जिंदगी भर उनके साथ रहेगी। तीसरी वेव में के अंदर भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लगातार दुगना तिगना रफ्तार से, फिर भी जनता नहीं मान रही। ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। सरकार ने जो है वीकली कर्फ्यू तो लगा लिया, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को मार्केट में अनाउंसमेंट कराना चाहिए, सख्ती से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करानी चाहिए। जो अगर नहीं कर रहे हैं उन पे चालान काटने चाहिए।